नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हम सब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक के बाद एक अपने विरोधियों को ठिकाने लगा दिया। जो भी उनके सामने भविष्य में चुनौती बनकर खड़े हो सकते थे, उनको राजनीतिक रूप से महत्वहीन बना दिया। और उसके बाद, या यूं कहूं कि उसके साथ ही, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने सहयोगी दलों के राजनीतिक औकात को भी धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो कुछ वो आज कर रहे हैं, इसी तरह की हरकत वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे का जब काम निकल गया तो उसके बाद एकनाथ शिंदे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने पर मजबूर कर दिया। और अब इसी तरह की हरकत वो कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के साथ करते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के सामने उन्होंने एकनाथ शिंदे को खड़ा कर दिया था। नीतीश कुमार के सामने तो उनकी अपनी ही पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उनके ही कोटे से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को खड़ा कर दिया। और अब चंद्रबाबू नायडू के सामने उनकी ही गठबंधन सरकार में शामिल, एनडीए गठबंधन सरकार में शामिल पवन कल्याण, जन सेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण को खड़ा कर दिया है। और अब बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुचक्र या भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिक घेरेबंदी में फंसने से बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू के सामने सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का ही समय बचा है। मैं फिर से दोहरा दूं कि पवन कल्याण के जरिए भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, तेलुगु देशम पार्टी की जिस तरह से घेरेबंदी कर रही है, उससे बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू के पास अब सिर्फ एक सप्ताह का समय ही बचा है। क्या किया है पवन कल्याण ने, किस तरह से वो चंद्रबाबू नायडू को घेर रहे हैं, किस तरह से पवन कल्याण बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू के पास कौन से एक सप्ताह का समय बचा हुआ है, और एक सप्ताह में आखिरकार चंद्रबाबू नायडू क्या ऐसा कर लेंगे जिससे वो आज़ाद हो जाएंगे एनडीए गठबंधन के चंगुल से। ये तमाम चीज़ें इस स्टोरी में मैं एक एक करके आपको बताऊं। दक्षिण भारत के राज्यों में भाषा विवाद किस तरह से एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और किस तरह से देश की आज़ादी के बाद भी एक बड़ा मुद्दा बना, ये हम और आप सभी जानते हैं। कितना सेंसिटिव ये मुद्दा है, ये भी हम और आप सभी जानते हैं। हालांकि अब भाषाई विवाद की दीवार एक तरह से दरकने लगी थी, दरकती हुई नजर आने लगी थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के हर त्योहार का राजनीतिकरण करते करते अब ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक बार फिर से बड़ा विवाद, नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भाषा का विवाद थम गया था 60-70 के दशक में, जिस विवाद को लेकर कई तरह के सवाल जरूर उठा करते थे लेकिन राजनीतिक हंगामा नहीं मचा करता था, अब वो राजनीतिक हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। भाषाई विवाद के साथ साथ परिसीमन एक बड़ा मुद्दा, एक नया मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री फंसे हुए नजर आ रहे हैं, घिरे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जन सेना पार्टी के मुखिया, तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व वाली यानी चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल पवन कल्याण ने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर चलते हुए चंद्रबाबू नायडू के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। ये बात मैं लगातार कहता जा रहा हूं कि पवन कल्याण को भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में अपने हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती है। पवन कल्याण आज की तारीख में भले ही जनसेना नाम से अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी चला रहे हो, अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने भाषा विवाद पर एक ऐसा बयान दे दिया जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से 2 कदम आगे वो चले गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो खुलकर कह नहीं पा रही है, वो उन्होंने पवन कल्याण के मुंह से कहलवा दिया है।
चंद्रबाबू नायडू भी अच्छी तरह से समझते हैं कि पवन कल्याण के मजबूत होने का सीधा असर गठबंधन पर पड़ेगा, उनकी तेलुगु देशम पार्टी पर पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल पवन कल्याण भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे के तौर पर आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। और हाल के दिनों में जिस तरह से वो चाहे मंदिर का इशू हो, चाहे वो धार्मिक यात्रा निकालने का मुद्दा हो, पवन कल्याण एक के बाद एक जिस तरह से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सीधे सीधे नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाकर क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इससे चंद्रबाबू नायडू की परेशानी बढ़ती चली जा रही है। और एक बार फिर उन्होंने भाषा विवाद में कूदकर चंद्रबाबू नायडू की समस्या बढ़ा दी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी पार्टी जनसेना पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पवन कल्याण ने कहा कि तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वे हिंदी नहीं चाहते हैं तो वे कमाई के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में क्यों डब करते हैं। वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह किस तरह का तर्क है? यानी अगर आप हिंदी का विरोध करते हैं तो तमिलनाडु फिल्मों को, तमिल भाषा की फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं तमिलनाडु के नेता? इस तरह का सवाल पवन कल्याण उठा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हिंदी भाषा का सम्मान बना रहना चाहिए, हिंदी भाषा की गरिमा बरकरार रहनी चाहिए, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों को आपस में लड़ाकर आप हिंदी भाषा के सम्मान को बढ़ा नहीं सकते, आप हिंदी भाषा की स्वीकार्यता को बढ़ा नहीं सकते। ये जानने के बावजूद, दक्षिण भारत की धरती से आने के बावजूद, बीजेपी के एजेंडे पर चलते हुए पवन कल्याण ये कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी का विरोध करते हैं तो तमिल फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं? अब हिंदी में तो चाइना की फिल्मों को भी डब किया जाता है, हिंदी में तो हॉलीवुड की फिल्मों को भी डब किया जाता है। तो क्या पवन कल्याण अमेरिका में जाकर ये कहेंगे कि आप डब करते हो, कमाई करते हो, तो हिंदी भाषा को अमेरिका की राष्ट्रीय भाषा बना दो, राजकीय भाषा बना दो? क्या चीन सरकार को जाकर वैसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इस तरह के बयान का मतलब और मायने सिर्फ और सिर्फ एक निकल रहा है कि वो चंद्रबाबू नायडू के सामने अपने आप को बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, या इसको यूं भी कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के मुकाबले एक बड़ा नेता बनाना चाहती है। इसलिए एक तरफ जहां उनकी हिंदूवादी छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के बयानों के सहारे चंद्रबाबू नायडू की परेशानी और मुश्किलों को बढ़ाया जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू इस बात को बखूबी समझते हैं, समझते तो नीतीश कुमार साहब भी हैं, कर नहीं पा रहे कुछ। चंद्रबाबू नायडू भी इस बात को बखूबी समझते हैं और उनके पास आज 15 मार्च की तारीख है दोस्तों, सिर्फ 7 दिन का समय बचा है। 7 दिन में अगर वो कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, उनके 16 सांसदों के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो अगर अगले 7 दिनों में चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला कर लेते हैं तो हो सकता है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचा पाए, हो सकता है कि वो अपनी तेलुगु देशम पार्टी को बचा पाए। आज की तारीख में आंध्र प्रदेश की सरकार के पास इतना प्रचंड बहुमत है कि उन्हें कोई खतरा नहीं है अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार से समर्थन वापस ले भी लेती है। लेकिन अगर पवन कल्याण उनकी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाते रहेंगे तो तेलुगु देशम पार्टी की जो बुनियाद है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाएगी। और इसलिए 7 दिनों बाद जब अहम मौका आएगा, उस दिन चंद्रबाबू नायडू को यह तय करना पड़ेगा कि आखिर वो इस पूरे विवाद में किस तरफ है। दक्षिण भारत के राज्य के मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो हिंदी भाषा और वहां की क्षेत्रीय भाषा के बीच में जो विवाद पैदा किया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने का जोखिम तो कतई नहीं ले सकते। मैं 7 दिन के समय की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भाषा का जो विवाद है, इससे अलग हटकर एक परिसीमन का विवाद भी है, जनसंख्या का विवाद भी है। और इस परिसीमन के विवाद पर चूंकि ये आशंका जताई जा रही है खासतौर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की तरफ से कि परिसीमन में अगर जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा तो दक्षिण भारत में लोकसभा सीटों का जो अनुपात है, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान उठाना पड़ेगा जब पूरे देश में लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो इस मुद्दे से निपटने के लिए, इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए, इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 22 मार्च को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक बुलाई है और इस बैठक के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी आमंत्रित किया है। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन के मसले पर 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर 22 मार्च की इस बैठक के लिए आमंत्रित किया है। और इसमें दक्षिण भारत के राज्यों का जिक्र किया जाए, केरल में
केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार है, आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन वो एनडीए गठबंधन से ज्यादा चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। पूर्व में जिन राज्यों को आमंत्रित किया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, उसमें पश्चिम बंगाल में तेलुगु देशम। पूर्व में जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एमके स्टालिन ने न्योता भेजा है 22 मार्च की बैठक के लिए, उसमें पश्चिम बंगाल जहां टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वहीं उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी 22 मार्च की बैठक के लिए न्योता भेजा गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो आप देखिए कि किस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच में एक विवाद पैदा किया जा रहा है। परिसीमन विवाद का एक बड़ा मुद्दा तो है ही, जिसको लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 22 मार्च को ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भी न्योता भेजा गया है। और दूसरी तरफ भाषा का विवाद पैदा किया जा रहा है तमिलनाडु के और हिंदी भारत के राज्यों के बीच। और इस पूरे मुद्दे के बीच पवन कल्याण जिस तरह की भूमिका लेकर सामने आ रहे हैं, पवन कल्याण जिस तरह का बयान दे रहे हैं, पवन कल्याण जिस तरह से आंध्र प्रदेश के मुखिया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें खड़ी करते जा रहे हैं, मुश्किलें बढ़ाते जा रहे हैं, उससे साफ साफ ये नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू की घेरेबंदी शुरू कर दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जो उन्हें पत्र लिखा, बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित किया, वो बचने का एक बड़ा तरीका हो सकता है, बशर्ते चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का जोखिम उठा पाए, बशर्ते कि चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कर पाए। देखते हैं 22 मार्च की बैठक में चंद्रबाबू नायडू जाते हैं या नहीं जाते। इंतजार इस बात का भी रहेगा कि 22 मार्च की बैठक से आने के बाद चंद्रबाबू नायडू किस तरह का बयान देते हैं। इंतजार इस बात का भी रहेगा कि पवन कल्याण ने जो बयान दिया है, क्या उस पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू या उनकी पार्टी के कोई नेता टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, नहीं आते। ध्यान रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंप कर जाना चाहते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बाद, या कभी कभी ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू के रहते हुए भी पवन कल्याण को एक बड़े नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती है। तो सिर्फ 7 दिन का समय, चंद्रबाबू नायडू पर दारोमदार, क्या बड़ा फैसला वो करते हैं। लेकिन इस बीच जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, पवन कल्याण आगे बढ़ रहे हैं, एक बात बिल्कुल तय नजर आ रहा है कि चाहे वो भाषा का विवाद हो, चाहे वो लोकसभा सीटों की संख्या का विवाद यानी परिसीमन का विवाद हो, ये दोनों मुद्दे अभी फिलहाल आने वाले दिनों में थमते नजर तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं कि इस विवाद को इतना ना आगे बढ़ा दिया जाए कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्य आमने सामने आ जाए, क्योंकि शांति के लिए, सौहार्द के लिए, देश के विकास के लिए इन सब को एक साथ लेकर आगे चलना, आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।